ठीक है जी। ये हमारा कैश अकाउंट होता है जिसको डेबिट क्रेडिट की बजाय हमने प्लस माइनस की फॉर्म में लिखना होता है। ये प्लस माइनस नेट फिर ओपनिंग और क्लोजिंग, याद आ रहा? इसका थोड़ा सा डिटेल फॉर्मेट अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि पैसा आने के 3 रास्ते हैं, जाने के भी 3 रास्ते हैं। उन तीनों रास्तों को अलग-अलग हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला पॉइंट कौन सा जी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों को टोटल करेंगे तो नेट इतने पैसे ड्यूरिंग द ईयर आए हैं। ये वैल्यू कौन सी वाली है? जो वैल्यू हमने यहां पे बच्चों लिखी थी, याद है? रिसीट, पेमेंट और ये क्या चीज है? नेट कैश फ्लो। ये नेट कैश फ्लो बेसिकली 3 दरवाजों से आया। नेट से मुराद क्या है? वैसे 5 लाख आया, 3 रास्तों से आया। वैसे 4 लाख गया है, 3 रास्तों पे गया है। तो नेट कितना बच गया है? 1 लाख रुपया। साल के शुरू में कितना पड़ा था? 8,000। साल के शुरू में हमारी जेब में कितने पैसे थे? 8,000। हमने ड्यूरिंग द ईयर कितने पैसे इकट्ठे किए? 1 लाख। तो इस वक्त हमारी जेब में कितने पैसे होने चाहिए? 1,08,000 होने चाहिए। कॉमन सेंस ऐसी। तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहली लाइन हमारी कौन सी होनी चाहिए? पैसे आए। दूसरी लाइन पैसे गए। तीसरी लाइन कितने बच गए। चौथी लाइन साल के शुरू में कितने थे। और आखिरी लाइन कौन सी होनी चाहिए कि इस वक्त हमारी जेब में कितने पैसे होने चाहिए। और इस वक्त अगर हमारी जेब में 1,08,000 रुपया है और ये स्टेटमेंट भी बता रही है 1,08,000 होना चाहिए, तो ऑडिटर को कंपनी पे यकीन आ जाएगा कि कंपनी ने कैश सही मैनेज किया है, इसमें 1 रुपए की भी चोरी नहीं। अगर स्टेटमेंट बता रही है 1,08,000 होना चाहिए और फिजिकली आप चेक करते हैं और 1 लाख रुपया निकलता है, तो सीधा सीधा मतलब क्या होगा कि 8,000 रुपया कहीं दाएं बाएं हो गया। तो कैशियर को कहेंगे भाईजान 8,000 रुपया पूरा करें। वो कहेगा मैं कहां से करूं? क्योंकि जहां पे लेके गए, क्योंकि कैशियर ही रिस्पॉन्सिबल है कैश के लिए। और अगर कैशियर को कहेंगे भाईजान हमारे डाटा के मुताबिक कितने पैसे आपके पास होने चाहिए? 1,08,000 और आपके पास निकले हैं 1 लाख रुपया, तो 8,000 रुपया अपनी सैलरी में से साइड पे कर दें, तो आपका और हमारा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? मेंटेन हो जाएगा। हम कौन है? ऑडिटर है, कंपनी के डाटा को चेक कर रहे हैं। क्या ये पॉइंट समझ आ रहा? कैश फ्लो बनाने का मकसद क्या है? सबसे बड़ा रिस्क किस पे है? कैश पे है। क्यों? कैश जिसकी जेब में है उसका है, क्योंकि कैश का कोई टाइटल होता है लॉ के अंदर। कैश एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ है तो क्या उसका कोई टाइटल, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई ट्रांसफर की कोई हिस्ट्री पता चल सकती है? नहीं पता। जिसकी जेब में है उसकी प्रॉपर्टी। तो अगर कंपनी के हिसाब के मुताबिक 1,08,000 होना चाहिए और फिजिकली 1 लाख रुपया है, 8,000 नहीं है, तो हम पूछेंगे भाईजान ये कैश का रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो कहेगा कैशियर। तो फिर कैशियर से पूछो 1,08,000 होना चाहिए था, क्यों नहीं है? इस वक्त 1 लाख रुपए अवेलेबल है, 1,08,000 होना चाहिए था। कैशियर से कहेंगे भैया अपनी सैलरी में से 8,000 का साइड कर, तो स्टोरी क्लियर हो जाएगी। क्लियर होगा नहीं? बराबर। तो याद रखो बच्चों, दुनिया में हार्ट अटैक से मरने वाले 2 बंदे हमेशा जो होते हैं ना, पहले नंबर पे कैशियर और दूसरे नंबर पे पायलट है। ये 2 बंदे हमेशा जब भी मरेंगे किससे मरेंगे? हार्ट अटैक से। सुबह दोपहर शाम उनको टेंशन होगी कि मेरा कैश जो मेरे जेब में जो पैसे हैं और मेरे जो स्टेटमेंट के हिसाब से जो पैसे हैं वो मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। 1 रुपया भी दाएं बाएं हो गया तो हो गया। अच्छा जी, बहरहाल आज बच्चों जी जी और पीछे सवारियां कितनी होंगी ना? ठीक हो गया? ये बात याद रखनी है आपने बच्चों। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की आज हमने बात करनी है। वैसे कितनी एक्टिविटी होती है? 3, लेकिन हम 1 बाय 1 बात करेंगे। आज हमने बात करनी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के बच्चों 2 तरीके हैं। कौन कौन से? एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में सबसे पहली लाइन हमने लिखनी है कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स। दूसरी लाइन कैश पेमेंट टू सप्लायर्स। तीसरी लाइन कैश पेमेंट टू एम्प्लॉइज।
सैलरीज वगैरह अगर कोई पे किए हैं और अदर कोई एक्सपेंसेस पे किए हैं, कैश पेड फॉर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इफ एनी, ये चौथी लाइन आ जाएगी। समटाइम ये दोनों इकट्ठी होती है क्योंकि सैलरीज और अदर एक्सपेंसेस लहदा नहीं होते। तो बच्चों ये सारा कुछ कर करा के जो बच जाएगा, क्या मैं कह सकता हूँ ये नेट कैश फ्लो है। इसका नाम उसने रखा हुआ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फिर दो चीजें और आ रही हैं, टैक्स पेड और इंटरेस्ट चार्जेस पेड। ये भी माइनस करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम। सवाल हमारा खत्म नहीं हुआ। हमारा सवाल खत्म होने के लिए 3 एक्टिविटीज होनी चाहिए। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ये सिर्फ किसकी बात हो रही है? अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात हो रही है। जो फैक्ट्री के अंदर सारे खर्चे आए हैं वहां से क्या बचाया। फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन भी हुई है, उसको बेचा भी है, चीजें कमाई भी है, खर्चे भी पे किए हैं, सैलरी भी पे की है, रेंट भी पे किया होगा। तो सारे खर्चे कर करा के आपको कितने पैसे ड्यूरिंग द ईयर बचे। फिर इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट से कुछ पैसे बचे होंगे और इसी तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कुछ पैसे बचे होंगे। तो उन तीनों को जमा करेंगे तो नेट कैश फ्लो सारी कंपनी का आएगा। लेकिन इस वक्त हमारा फोकस पहला क्या है, सिर्फ बिजनेस ऑपरेशंस को देखते हैं। ये लाइनें याद रहेंगी क्योंकि ये लाइनें आज हमने बनानी है। सबसे पहली लाइन कौन सी आएगी बच्चों? कस्टमर से कितना आया, सबसे पहला पॉइंट तो यही ना। ऑपरेशन में सबसे पहले बात पैसे कहां से आएंगे। अगर ऑनर अपने घर से लेके आ रहा है, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। ऑनर ने कर्जा लिया है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। ऑनर ने प्लांट बेच के पैसे इकट्ठे किए हैं, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पैसा कहां से आएगा? कस्टमर से आएगा। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पैसा कहां जाएगा? क्या कर्जे की पेमेंट में जाएगा? नहीं। कहां जाएगा? सप्लायर को जाएगा। पैसा आने का रास्ता और जाने का रास्ता समझ आ रहा है? और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वहां पे एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, उनको क्या दुआएं देंगे महीने के अंदर? पैसे देंगे। तो वो पैसे गए, रेंट पे किया होगा। प्लांट अगर रेंट पे है तो उसका रेंट पे किया होगा, बिल्डिंग अगर रेंट पे है उसका रेंट पे किया होगा, वो खर्चे जाएंगे, सारा कुछ चला जाएगा। अब अगला सवाल ये है कि सर ये टैक्स क्यों आ रहा है? बच्चों क्या ये टैक्स कर्जा लेने पे लगा? क्या ये टैक्स ऑनर अपने घर से चीजें लेके आया उस पे लगा? नहीं, ये टैक्स लगा है आपके प्रॉफिट पे। टैक्स किस पे लगा है? जो आपने प्रॉफिट कमाया। और प्रॉफिट डेफिनेटली उसी वक्त कमाएंगे जब चीजें बेचेंगे। अगर चीजें नहीं बेची तो कोई प्रॉफिट होगा? तो जब प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई टैक्स होगा? टैक्स भी नहीं होगा। क्या ये पॉइंट समझ आया? अगर चीजें बेची है, नुकसान हो गया, तो फिर क्या कोई टैक्स पे करेंगे? नहीं। इनकम टैक्स पढ़ रहे हो ना? लॉस अगर हो जाए तो टैक्स पे करते हैं? क्या रिफंड क्लेम करते हैं? कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, मतलब फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों टैक्स पे कब करेंगे? जब कोई चीजें बेचेंगे। अगर चीज ही नहीं बेची, सारा साल फैक्ट्री बंद रही है, तो क्या ये खर्चा पड़ेगा? तो टैक्सेशन का ताल्लुक ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ है, इन्वेस्टिंग के साथ है कि फाइनेंसिंग के साथ है? ऑपरेटिंग के साथ है। क्या ये बात समझ आई? तो ये अलहदा आएगा। अब अगला पॉइंट ये है कि सर जी फिर इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? ध्यान से, ये इंटरेस्ट क्यों पे कर रहे होंगे? कर्जा लिया होगा, और अगर कर्जा लिया है तो ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो इंटरेस्ट पेड का ताल्लुक फाइनेंसिंग एक्टिविटी के साथ होना चाहिए। ये बात याद रखनी है। इंटरेस्ट पेड दोनों जगह पे आ सकता है। पहली जगह इसकी कौन सी बनती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्यों बनती है? कि भाई इंटरेस्ट पे क्यों कर रहे हो? कर्जा लिया। ठीक है जी। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि इंटरेस्ट जो पे किया है इसका ताल्लुक फाइनेंसिंग एक्टिविटी के साथ है। क्यों? क्योंकि भाई जान आपने कर्जा लिया है तो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, और कर्जा लिया है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो इंटरेस्ट पे करोगे तो वो भी कहां पे जाना चाहिए? फाइनेंसिंग में जाना चाहिए। एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहता है एक मिनट है, जो आपने कर्जा क्यों लिया? इंटरेस्ट पे किया कर्जे की वजह से, लेकिन कर्जा क्यों लिया? क्या आपको याद है कैश साइकिल हमने कैलकुलेट किया? क्या आपको याद है कैश के मसले थे हमारे पास? बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, तो हम फिर क्या करते हैं? कर्जा लेते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बिजनेस ऑपरेशन को चलाने के लिए कर्जा लिया? कर्जा लिया वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लेकिन जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं
क्या वो बिजनेस ऑपरेशंस की वजह से पढ़ रहा है? प्राइमरीली ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पे के पास हमेशा दो प्लेसेस हैं जहां पे लिखा जा सकता है। पहली प्लेस कौन सी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जनाब इसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन क्या हम अपने सवाल में इसको दोनों जगह पे रखेंगे? एक दफा आएगा, आपकी मर्जी है आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिख लें, आपकी मर्जी है आप उसको फाइनेंसिंग में लिख लें, लेकिन एक दफा आएगा। तो प्रिफरेबली इसको कहां पे लिखा जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखा जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ आ गया? नहीं समझ आया? चलो जी बच्चों, आज का एक सवाल हमने करना है, इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ने क्या है? What will be the net cash flow from operating activities as under direct method और indirect method? बच्चों डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले क्या आना है? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, दूसरे नंबर पे सप्लायर, फिर एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर सारी स्टोरी चलेगी। पर ये चीजों से अगर क्लियर होंगी जब हम सवाल करेंगे। तो सवाल करते हैं जी हम। अच्छा, इस सवाल का नाम क्या है? शाहनवाज स्पोर्ट्स। हम यहां पे लिखेंगे जी शाह नवाज स्पोर्ट्स। सबसे पहले नाम आएगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आएगा, फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा जी? कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा। सबसे पहले बच्चों लाइन यहां पे कौन सी आएगी? कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। अगर तो आई के सवाल में सीधा सीधा कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर गिवन होगा फिर लिख लेंगे, लेकिन अगर गिवन नहीं होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? वर्किंग। अब बच्चों जरा गौर से, वर्किंग आपने करनी है, वो मैंने नहीं करनी। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर डेटर अकाउंट से आएगा, सोच लो। तो यहां पे बच्चों सबसे पहली वर्किंग आपको कौन सी बनानी पड़ सकती है? डेटर अकाउंट बनाना पड़ सकता है। बच्चों क्या डेटर अकाउंट आपको नजर आ रहा है? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नजर आ रहा है? ये क्या है? 2006 ओपनिंग बैलेंस, और 2007 वाला कौन सा बैलेंस होगा? क्लोजिंग। बच्चों जब जब आपको सवाल में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नजर आएंगे, उन तमाम लाइनों से हमने वर्किंग बनानी है। सवाल में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस किस किस का नजर आ रहा है? इन्वेंट्री का, इसका भी अकाउंट बनेगा। प्रीपेड एक्सपेंस का, इसका भी अकाउंट बनेगा। ट्रेड डेटर का, इसका भी अकाउंट बनेगा। कैश का अकाउंट नहीं बनेगा। क्यों बोला? कैश सबसे एंड पे आना। कैश कब आना है? क्या बच्चों याद है? ये कैश बिगिनिंग और कैश क्लोजिंग ये सबसे एंड पे आना है। ये बात याद करो। रिसीट पेमेंट नेट के बाद आखिरी दो लाइनें किसकी होंगी? ये बैलेंस सबसे एंड पे आना, तो इसकी परेशानी नहीं होनी चाहिए आप। ठीक है जी। सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कंप्लीट करना है। सबसे पहले वर्किंग कौन सी बनाएंगे बच्चों? डेटर की। क्या डेटर का ओपनिंग बैलेंस नजर आ रहा है? कितना है? क्लोजिंग नजर आ रहा है? कितना है?
तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि अपनी आसानी के लिए रुपीज इन 1000 में वर्किंग कर लें, ओपनिंग डेटर बैलेंस कितना है बच्चों? 30 और क्लोजिंग 52। तो बच्चों ओपनिंग इधर आएगा, नहीं समझ रहे। अब डेटर अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या आता है, क्रेडिट साइड पे क्या आता है, ये सोचना है आपको। डेबिट साइड पे क्या आता है बच्चों? सेल। और क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? सेल रिटर्न, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, और एंड पे आना है कैश। याद आ रहा? लेकिन अगर आपको पूरे सवाल में सेल रिटर्न नजर ना आए, बैड डेट्स नजर ना आए, डिस्काउंट अलाउड नजर ना आए, तो क्या गुजारा हो सकता है? या एग्जामिनर को कहेंगे भाईजान ये सवाल कंप्लीट नहीं है? सोचो जरा। क्लियर है जी? लेकिन किसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता बच्चों? कैश के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। यह बात आपने इसी तरह से याद रखें, कैश के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। अच्छा आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या सेल भी आपको क्वेश्चन में गिवन है? कितनी है? 5 लाख। जीरो उड़ा देते हैं, 500 की बात करते हैं। इसकी एंट्री सोचो जरा, सेल की एंट्री क्या होगी बच्चों? सेल डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। देखिए कैश डेबिट होगा या डेटर डेबिट होंगे, लेकिन सेल ने हर हाल में क्रेडिट होगा। क्या ये 5 लाख की सेल इस साल की है या पिछले साल की है? क्या पिछले साल की सेल इस साल में आ सकती है? नहीं, हर साल की सेल उसी साल में खत्म। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमेशा उन चीजों के होते हैं जिन्होंने बैलेंस शीट में जाना होता है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस किसके होते हैं? जिन चीजों ने बैलेंस शीट में आना होता है। और बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें नजर आती हैं बच्चों? 3 चीजें नजर आती हैं, एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी। अकाउंटिंग के टोटल हेड कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी। ये 3 कहां चले गए? ये बैलेंस शीट में चले गए। 2 रह गए, इनकम और एक्सपेंसेस। वो कहां चले गए? वो इनकम स्टेटमेंट में चले गए। टोटल 5 हेड 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो गए। ये बात सुनाई, एक इनकम स्टेटमेंट में और 2 इनकम स्टेटमेंट में चले गए और 3 बैलेंस शीट में चले गए। तो बच्चों जो बैलेंस शीट में आइटम्स होती हैं वो बेसिकली बैलेंस शीट आइटम जो होती हैं उनके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। लेकिन जो इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स होती हैं बच्चों, उसके कभी आपको ओपनिंग क्लोजिंग नजर नहीं आएगी। क्या ये बात समझ आ गई? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस किसके नजर आएंगे? जो बैलेंस शीट आइटम। और जो इनकम स्टेटमेंट आइटम है उसका कभी ओपनिंग क्लोजिंग नजर नहीं आएगा। क्या सेल का कोई ओपनिंग बैलेंस हो सकता? क्या पिछले साल की सेल अगले साल की सेल में ऐड हो सकती? तो पिछले साल खत्म, इस साल की सेल इस साल खत्म, अगले साल की सेल अगले साल में खत्म। तो बच्चों जो इनकम स्टेटमेंट की आइटम होगी उसका ओपनिंग क्लोजिंग तो नहीं होगा। क्या मुझे सेल अकाउंट बनाने की जरूरत है? सेल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है। जब इनकम स्टेटमेंट आइटम आपके सामने आएंगी उसकी आपने डबल एंट्री सोचनी। इस 500 की डबल एंट्री सोचे। सेल ने क्रेडिट होना है और सेल अकाउंट मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। अगर सेल क्रेडिट होगा तो कोई दूसरा अकाउंट डेबिट होगा। वो जो दुनिया में कोई दूसरा अकाउंट डेबिट होगा उस पे फोकस करना होगा। या तो कैश है या डेटर। अगर बच्चों मैं कैश अज्यूम कर लूं, मैं अज्यूम कर लूं कैश है, तो फिर इसका मतलब है यहां पे कुछ नहीं आएगा। मैंने क्या अज्यूम किया? कैश। तो सेल तो सारी कहां चली गई? कैश में। तो डेटर में कुछ नहीं आएगा। अब आपकी अकल काम करती है कि डेटर को मैं सारा साल कुछ नहीं बेचा तो डेटर हमारे बढ़ गए। ये कैसे? क्या ये बात समझ आई?
तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अगर सवाल में कैश सेल क्रेडिट सेल की कोई बात ना हो तो बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम करेंगे कि वो क्रेडिट सेल। क्या ये बात याद रहेगी? क्यों? क्योंकि डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग कैसे डिफरेंट हो गया अगर सेल की नहीं है कोई, और खास तौर पे बढ़ गया। क्या डेटर को जुर्माना करें? जिन लोगों ने 30 रुपए में पूरा साल नहीं दिए उनको कह रहे तुम पुत्र 52 देने ने, तो उन्होंने कहा जैसे तुम 3 ही ना देते तो 52 कितों देने ने? बात समझ लगी है? तो हम डेटर को जुर्माना नहीं कर सकते, हम ये तो कर सकते हैं कि भाई 30 पूरा साल हमें मिले ही नहीं, वो तो बैड डेट्स हो जाएंगे, वो बढ़ कैसे जाएंगे? ठीक हो गया? तो बच्चों सेल की एंट्री सोचें क्या बनती है, डेटर डेबिट और सेल क्रेडिट। तो बच्चों यहां पे क्या लिखेंगे? तो बच्चों यहां से कुछ निकल आएगा। कैश की फिगर आपने निकालनी है बच्चों, क्या सब ने निकाल ली है फिगर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। मुझे नहीं पता सही है या गलत है, चेक कर लो। नहीं ये 470 सबको क्लियर है? तो बच्चों यहां पे मैं लिख सकता हूं रुपीज इन 1478। ये हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए। पेपर में सबसे पहले वर्किंग कौन सी होनी है बच्चों? डेटर की। सबको 100% क्लियर है? कैसे करेंगे डेटर की वर्किंग ये बता दे जरा। ओपनिंग क्लोजिंग कहां से मिलेगा? सवाल में दिया होगा। और अगर बच्चों फर्ज करें, अज्यूम करें कि ओपनिंग क्लोजिंग था ही नहीं, तो क्या मैं कह सकता हूं कैश डेबिट और सेल? मेरे डेटर कोई नहीं है, ना साल के शुरू में थे ना साल के एंड पे, तो मैं फिर अज्यूम करूंगा जितनी मैंने सेल की है उतने ही पैसे मैंने ले लिए हैं। मैं उधार रखता ही नहीं किसी को उधार पे चीज बेची नहीं जाती, जितने सेल हुई है उतना ही कैश आया होगा। तो बच्चों क्या मुझे फिर उस वक्त वर्किंग करने की जरूरत है? मुझे वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिखूंगा? 500 लिखूंगा। कब मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी, कब नहीं करनी पड़ेगी? जब ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा वर्किंग कर लेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया वो 500 सीधा सीधा यहाँ पे लिख। क्या ये पॉइंट क्लियर आ गया? सेल की एंट्री पास करेंगे, सेल क्रेडिट और डेटर। सेल का अकाउंट हमने नहीं बनाना, वो क्रेडिट हो रही है होती रहे, हमने दूसरी साइड सोचनी है कि दूसरा कौन सा अकाउंट है जो डेबिट हुआ होगा, उस अकाउंट में रखेंगे 500। हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कितना कैश कलेक्ट हुआ। क्या लॉजिकली सोच समझ के जवाब दे बच्चों। साल के शुरू में डेटर से कितने पैसे लेने थे? 30 रुपए। हमने उनको मजीद कितनी चीजें बेची? 500 की। कितने पैसे रह गए? क्या मजीद पैसे लेने? साल के शुरू में कितने लेने थे? 30। साल के अंत में कितने लेने? तो कॉमन सेंस यही कहती है ना कि जितनी की चीजें बेची है उतने पैसे नहीं मिले, उसमें से भी कुछ रह गए। सोच लो, मेरे सेल और कैश की फिगर में 22 रुपए का फर्क है। जो इस साल चीजें बेची है उसके भी पैसे पूरे नहीं मिले, पिछले साल के तो नहीं मिले, इस साल में से भी 22 रुपए की कमी आ गई। क्या ये पॉइंट समझ आ गया सबको? अब बच्चों आगे है दूसरी लाइन, यहां पे कौन सी आनी है? कैश पेड टू सप्लायर।
और इसकी वर्किंग नंबर क्या होगी 2। तो बच्चों क्या डेटर के साथ अब कौन सा अकाउंट बनेगा? क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा। उसका ब्रॉड डाउन ऑपोजिट साइड पे होता है। हाँ जी बच्चों, अब मुझे इस सवाल में ढूंढ के बताओ कि क्रेडिटर की बातें कहाँ पे हो रही है। 1 2 3 4 5, क्या 5वीं लाइन है बच्चों? जीरो उड़ा दें। ओपनिंग कितने हैं? 44। क्लोजिंग कितने हैं? ओपनिंग है 44 और क्लोजिंग कितने हैं? 39। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अगली चीज बच्चों, क्या आपको पता है यहाँ पे परचेजेस आनी है? कौन सी? क्रेडिट परचेजेस। सारी नहीं आनी। कौन सी आनी है? क्रेडिट परचेजेस। लेकिन अगर सवाल में परचेजेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो क्या अज्यूम करेंगे कि कैश पे है कि क्रेडिट पे है? बाय डिफॉल्ट अज्यूम करेंगे कि वो क्रेडिट पे है। यहाँ पे परचेजेस की फिगर आ जाएगी तो यहां से कौन सी फिगर निकल आएगी? कैश पे निकल आएगी। ये फिगर हमें चाहिए, ये ऑटोमेटिकली निकला। अब सवाल देखते हैं बच्चों। सवाल में आई क्या आपने सेल बताई है और क्या बताई है? कॉस्ट ऑफ सेल बताइए 310। परचेज नहीं बताई। परचेज नहीं बताई। तो बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला आता है आपको? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चों आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, कॉस्ट ऑफ सेल भी है, तो क्या चीज निकल आएगी? परचेजेस निकल आएगी। क्या आप परचेज निकाल सकते हैं? शाबाश शाबाश शाबाश। परचेज निकल आई। बच्चों परचेज निकालने के हमेशा आपके पास दो तरीके। एक तो आपने तरीका याद रखना है कॉस्ट ऑफ सेल का। कॉस्ट ऑफ सेल का तरीका क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। यहां पे आप रखेंगे क्या चीज? 310। ओपनिंग स्टॉक सवाल में गिवन है 185 और 230। ये है 185, ये है 230। तो परचेज निकाल सकता कोई? यहाँ पे आपसे गलती हो सकती है कि आप सोचें कि सर जी ये 230 माइनस होना है, 185 जमा होना है, 310 के अंदर क्या है? 265 355। देखा, ये गलती आपसे होनी है पेपर। बच्चों जरा कॉमन सेंस यूज करो। क्या नीचे से ऊपर जाना है? जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो जो वैल्यू माइनस हो रही है वो प्लस करेंगे और जो प्लस हो रही है वो माइनस करेंगे। उल्टा काम करना। क्लियर है? नहीं समझ रहे? अच्छा, और क्लियर सबको? अच्छा, कुछ बच्चों को ये बात समझ नहीं आई, इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो भी सीख लें। बच्चों क्या हम इन्वेंट्री अकाउंट भी बना सकते हैं? सोच लो। नहीं बात समझ आई? क्या जब बच्चों इन्वेंट्री अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक 185 का है और क्लोजिंग स्टॉक 230 का है? अकाउंट बना लें। अगर वो समझ नहीं ना आया, दूसरा तरीका भी है हमारे पास। अकाउंट बना लें। ओपनिंग स्टॉक ऐसा में हमारा डेबिट साइड पे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी ऐसे डेबिट साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। ये लिख लिया आपने। अब वही काम करें जो मैंने आपको बताया। क्या हमने सेल की एंट्री सोची थी? तो कॉस्ट ऑफ सेल की भी एंट्री सोचे। तो बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल क्या सेल में से माइनस होती है? नहीं होती?
अगर सेल क्रेडिट हो रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी? डेबिट होगी। कॉस्ट ऑफ सेल यहां पे डेबिट होगी, नहीं समझ रही? अगर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होगी तो दुनिया का कोई दूसरा अकाउंट होगा जिसमें से वो क्रेडिट हुई है। दुनिया का कोई दूसरा अकाउंट होगा जिसमें वो क्या हुई होगी? तो बच्चों क्या वो दूसरा अकाउंट इन्वेंट्री है? कितना आएगा यहाँ पे? 310। जब बच्चों 310 यहाँ पे लिखेंगे तो क्या यहाँ पे परचेजेस आ जाएंगी? क्या आ जाएगी? 355। तो बच्चों एक तरीका तो वो है, वहां से भी 355 ही निकलता है, लेकिन कुछ बच्चों को प्लस माइनस करने में गलती होगी, तो उनके लिए अर्ज है कि वो इन्वेंट्री अकाउंट बना ले, वहां से सही इंफॉर्मेशन मिले। क्या ये दोनों तरीका समझ आ गए? आपकी मर्जी है, वो तरीका कर ले, प्लस माइनस वाला तरीका कर ले, आपकी मर्जी है, डेबिट क्रेडिट वाला तरीका कर ले। कौन सा ज्यादा आसान है? प्लस माइनस वाला आसान है, चलो वो कर। हाँ कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, आई कैप की हमेशा से गंदी आदत रही है कि वो हमेशा जो ऊपर बात बताता है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा नीचे बताता है। कॉस्ट ऑफ सेल की बात उसने बता दी 310 और आपने जल्दी जल्दी में परचेजिंग निकाली 355। सारा सवाल कंप्लीट कर लिया और आगे उसने बताई डेप्रिसिएशन की बात, और डेप्रिसिएशन कहता है इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ सेल। ऐसी हरकत आई कैप करेगा तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? पहले सारा सवाल पढ़ लो। क्या बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर 6 रुपए की डेप्रिसिएशन शामिल है? और हम क्या करने जा रहे हैं? हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट का डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना है? कोई लिंक नहीं है, ऐसे ही। तो बच्चों क्या कॉस्ट ऑफ सेल में अगर आई कैप कहे कि 6 रुपए की डेप्रिसिएशन है, क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट ये है कि मेरी ये कॉस्ट ऑफ सेल ही गलत है, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल गलत है। तो इसका मतलब है ये वाली भी वैल्यू भी फिर क्या होगी? गलत। अब जरा सुनो, क्या आई कैप ने सवाल में 310 की कॉस्ट ऑफ सेल दी और इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है 6 की? तो मेरी ऐसी कॉस्ट ऑफ सेल जिसका डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं है वो कितनी आएगी? ये हरकत हमेशा आई कैप करेगा। अब जरा सोचो, माशाल्लाह आप कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर डेप्रिसिएशन हो? तो नहीं हो सकता। कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है? मटेरियल प्लस लेबर प्लस एफओएच, और एफओएच में वेरिएबल और फिक्स एफओएच दोनों होते हैं, और फिक्स एफओएच में डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो कॉस्ट ऑफ सेल में डेप्रिसिएशन आ सकती है। अगर आई कैप कॉस्ट ऑफ सेल में डेप्रिसिएशन शामिल कर देगा तो क्या करेंगे बच्चों? लेस कर देंगे। तो ये 304 वो वाली वैल्यू है जिसका कैश से लिंक है। 310 का कैश से कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों यहां पे 310 की बजाय मुझे क्या लिखना चाहिए? 304 लिखना चाहिए। क्या आंसर आएगा बच्चों? 349। गौर से देखो बच्चों, अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल 310 रखता तो मेरी परचेजेस क्या आती? 355 आती है। ऐसी है? नहीं समझ आई? 355 आती। तो बच्चों अगर मैंने 310 लिखा तो मेरी परचेजेस बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? 355 आ गई। तो क्या ऐसा तो नहीं हो गया कि मैंने गलती से डेप्रिसिएशन परचेजेस के अंदर शामिल कर लिया? मैंने गलती से डेप्रिसिएशन परचेजेस के अंदर ही शामिल कर लिया, ये मुझसे गलती हो गई। असल में मेरी परचेजेस कितनी है? 349 की। तो ये वाली वर्किंग नहीं करनी, ये वाली वर्किंग करनी। अब पैटर्न क्या है सवाल के अंदर? सवाल में पैटर्न क्या करना है?
बच्चों सबसे पहला काम ये है कि हमने कॉस्ट ऑफ सेल क्वेश्चन में ढूंढनी है, मिल जाएगी। दूसरा काम क्या करना है, हमने सवाल पढ़ना है। ऐसा तो नहीं है कि कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर डेप्रिसिएशन हो, अगर डेप्रिसिएशन हो तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल में से उसको लेस कर देंगे। तो कौन सी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, वो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी जिसका ताल्लुक कैश के साथ है, और वो वाली कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ पे रख के हम परचेज निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि परचेज का ताल्लुक भी कैश के साथ है। परचेज में पेमेंट करते हैं ना, लेकिन डेप्रिसिएशन में तो किसी को पेमेंट नहीं करते। क्या ये बात समझ आई? तो बच्चों यहाँ पे 310 की बजाय फिर क्या लिखेंगे, 304। तो मेरी परचेजेस की फिगर 355 की बजाय क्या हो जाएगी, 349। अब जरा सोचें, अगर परचेज करने से मेरी इन्वेंट्री डेबिट हो रही है तो दुनिया का कोई और अकाउंट क्रेडिट भी हो रहा होगा, वो कौन सा अकाउंट होगा? आवाज नहीं आई। क्रेडिटर अकाउंट मेरा क्रेडिट होगा कितने से, 349 से। क्या ये बात समझ? ये अकाउंट मेरा डेबिट हो रहा है तो कोई और अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। मेरे क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 44। अब बच्चों ध्यान से, 44 मेरा ओपनिंग बैलेंस था, परचेज मैंने कितनी की है, 349 की, और मेरी क्लोजिंग वैल्यू क्या है? तो क्या मुझे बता सकते हैं कितना कैश मैंने पे किया होगा? 354 कैश मैंने पे किया। चेक कर, इन दोनों के जमा करेंगे, 44 प्लस 349 और माइनस करेंगे 39, 354। बच्चों ये पेमेंट की है कि पैसे मिले हैं? तो पेमेंट की है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या बच्चों अच्छी तरह से दो वर्किंग समझ आ गई? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर के लिए कौन सी वर्किंग बनानी पड़ेगी, डेटर की। और डेटर की वर्किंग क्यों बनानी पड़ेगी, ओपनिंग क्लोजिंग होंगे, अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होंगे तो डेटर की वर्किंग की जरूरत, जो सेल है वही यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, दूसरी वर्किंग कैश पे टू सप्लायर, सप्लायर के लिए हमें वर्किंग बनानी पड़ेगी, ऐसी है। क्रेडिटर के लिए क्रेडिटर को ओपनिंग क्लोजिंग दिया जाएगा, लेकिन वहां पे क्या आएगा, परचेजेस। परचेजेस आई के अपने सवाल में सीधी तरह दी नहीं, आई के अपने सवाल में क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल। तो क्या कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर यहाँ पे लिख देंगे, नो, हमें फिर एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसका नाम क्या होगा, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में ओपनिंग क्लोजिंग लिखेंगे, और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट साइड पे आएगी कि डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे। लेकिन ये वो वाली कॉस्ट ऑफ सेल होनी चाहिए जिसमें कोई डेप्रिसिएशन ना हो। तो अगर सवाल में आई क्या कहेगी, डेप्रिसिएशन भी शामिल है कॉस्ट ऑफ सेल में, पहले डेप्रिसिएशन साइड पे करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्ट होके आएगी उसको यहाँ पे रखेंगे ताकि परचेजेस आए। ये परचेजेस जो डेबिट साइड पे आई है उसको कहाँ पे रखेंगे, क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, कैश पे टू सप्लायर। क्या ये दो वर्किंग 100% समझ आ गई? बच्चों ध्यान से, क्योंकि अगला सवाल आपने करना। तो जो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं ना, उन्होंने बाद में एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद है बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 80,000। पहले सवाल में देखो क्या एक्सपेंसेस का कोई ओपनिंग क्लोजिंग तो नहीं है, अखा खोलोगे तो नजर आएंगे, नजर आया? अगर बच्चों ओपनिंग क्लोजिंग ना होता, अगर एक्सपेंसेस का ओपनिंग क्लोजिंग ना होता तो जितने एक्सपेंसेस बनते हैं उतने ही पे हुए हैं। क्या ये बात समझ आई? लेकिन अगर ओपनिंग क्लोजिंग है तो जो एक्सपेंसेस बनते हैं उतने पे नहीं हुए। एक तो ये बात, और एक आई कैप की मशहूर जमाना गंदी हरकत, वो डेप्रिसिएशन नीचे दे रहा है। वो क्या कह रहा है, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितनी है, 6,000। बच्चों अगला पॉइंट ये हुआ, मैं यहां पे क्या लिखूंगा जी, प्री पेड एक्सपेंसेस ओपनिंग क्लोजिंग।
बच्चों ओपनिंग एक्सपेंस कितने हैं? 16 और क्लोजिंग 14। क्या यहां पे वो फिगर आएगी जो प्रॉफिट एंड लॉस में होगी? बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं? 80। लेकिन क्या इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है? अखा खोलो शाबाश। क्या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखे हुए 80 के और यहाँ पे लिखा हुआ डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 6 की? तो क्या बच्चों मेरे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जिसका ताल्लुक कैश के साथ है 74 होना चाहिए। मैंने डेप्रिसिएशन साइड पे कर दी, क्यों कर दी? क्योंकि उसका कैश फ्लो से कोई लेना देना नहीं है। अब बच्चों अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो रहा है तो दुनिया में कोई और अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा? क्या वो ये एक्सपेंसेस हैं जो डेबिट क्रेडिट हो रहे होंगे? नहीं समझ, 74 कहां से आया? सबको समझ आ गई? तो बच्चों यहां से कुछ निकल आएगा। $72 नहीं समझ रही? तो यहां पे लिखेंगे बच्चों अदर एक्सपेंसेस पेड वर्किंग नंबर 3। कितने पे किए हैं बच्चों? 72 पे किए। इसको वर्किंग नंबर 3 का रेफरेंस देंगे, इसको वर्किंग नंबर 2 का रेफरेंस देंगे और इसको क्या करेंगे? वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस क्यों देंगे बच्चों? आई कैप का एग्जामिनर जब पेपर चेक करेगा और आपने लिखा होगा कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 478, तो आई कैप सोचेगा ये 478 आपने कैसे निकाला और आपने आगे कोई रेफरेंस नहीं दिया। तो आई कैप के एग्जामिनर को आपका पेपर खुलवाना पड़ेगा कि 478 कहां से आया, और फर्ज करो कोई रेफरेंस आपने नहीं दिया हुआ तो उसको हो सकता है 478 ढूंढने में टाइम लगे। उसको जितना ज्यादा टाइम लगेगा उसको उतना ज्यादा गुस्सा आएगा, और जितना ज्यादा गुस्सा आएगा उतने कम नंबर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आई कैप एग्जामिनर आपको आसानी से पास कर दे तो पहला काम आपको करना पड़ेगा कि आई कैप एग्जामिनर के लिए आसानी करें। एग्जामिनर को आप रास्ता दिखाएं कि भाईजान ये 478 कहां से आया? वर्किंग नंबर 1 से आया, और वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस यहाँ पे दे दे। आई कैप एग्जामिनर को सीधा सीधा समझ आ जाएगा 478 कैसे निकाला इसने। तो एग्जामिनर को कैसे समझ आ जाएगा? उसको पता चलेगा ये 30 और ये 52 तो सवाल के अंदर था और ये 500 भी सवाल के अंदर था। ये सारी वर्किंग करके उसने 478 निकाला। तरीका समझ आ गया? ये प्रेजेंटेशन है, ये आपने याद रखनी। आगे चलते हैं बच्चों। इन्वेंट्री हो गया, प्री पेड एक्सपेंस हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्सेशन। सैलरीज की कोई बात नहीं की सवाल, तो सैलरीज वाली स्टोरी खत्म। क्या मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि जैसे एक्सपेंसेस के अंदर सैलरीज वगैरह भी होंगी? तो यहाँ पे लाइन लगा देंगे, यहाँ पे नीचे वर्किंग हमारी लाइन आ जाएगी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। 52 रुपए हमने ड्यूरिंग द ईयर, कुछ पैसे आए कुछ पैसे गए, नेट कितने रह गए? 52 नेट हमारे पास रह गए। क्या ये क्लियर है सबको? बच्चों देखो वैसे हमने वर्किंग कितनी करनी थी? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पेमेंट टू सप्लायर, कैश पेमेंट टू एम्प्लॉइज, सैलरीज वगैरह। सवाल में सैलरीज की कोई बात नहीं थी, इसलिए हम लोग करने की जरूरत नहीं पड़ी। कैश पेड फॉर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इफ एनी, वो दिए हुए वो दिया। तो हम किस लाइन पे पहुंच गए बच्चों? कैश रिसीव फ्रॉम ऑपरेशंस। अब उसके नीचे दो चीजें आनी है, टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड। अब बच्चों जरा गौर से देखो, क्या सवाल में कहीं पे टैक्स नजर आ रहा है? ओपनिंग क्लोजिंग में नजर आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस कितना है बच्चों? 4 और क्लोजिंग कितना है? 5। इसकी वर्किंग भी करनी पड़ेगी हमें। टैक्स पेएबल ओपनिंग और क्लोजिंग कितना कितना जी? ओपनिंग 4 है, क्लोजिंग
5 है। तो 4 मैंने क्रेडिट साइड को क्यों लिखा है? वो लाइबिलिटी ऐसी है, अगर एडवांस होता तो डेबिट साइड पे आ जाता। क्लियर है? हमने पिछली क्लास में वो एडवांस वाला भी दिया हुआ है, 2 ब्रॉडन 2 कैरेट। अच्छा जी, ओपनिंग क्लोजर क्लियर है? अब अगर सवाल में देखो, क्या ये टैक्सेशन की वो वैल्यू है जो इनकम स्टेटमेंट में गई हुई है? सोचो, इस 30 की डबल एंट्री सोचो, क्या प्रॉफिट एंड लॉस में ये डेबिट हुआ पड़ा तो किसी और अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा? क्या इस अकाउंट में ये क्रेडिट हुआ पड़ा है? कितना? 30। तो बच्चों कैश कितना पे किया होगा? 29। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये वर्किंग नंबर 4 आ गई। बच्चों साल के शुरू में कितना टैक्स पे करना था? 4। मजीद कितना पड़ गया? 30। टोटल कितना हो गया? 34। कितना पे कर दिया तो कितना बाकी रह जाना चाहिए? 5 रह जाना चाहिए। क्या ये लॉजिकली सारी स्टोरी समझ आ गई? नहीं समझ आ गई? बच्चों क्या यहाँ पे टैक्स एक्सपेंस लिखूं या टैक्स पेड लिखूं? क्या सवाल में नजर आ रहा है कि टैक्स एक्सपेंस और टैक्स पेड में फर्क है? टैक्स एक्सपेंस वो वैल्यू होती है जो प्रॉफिट लॉस में जाती है, और टैक्स पेड वो वैल्यू है जिससे कैश कम होता है। तो टैक्स एक्सपेंस कितना है बच्चों? 30, लेकिन टैक्स पेड कितना है? 29। क्या ये बात समझ आ गई? ये बात याद रखनी है आपने। तो यहाँ पे एक्सपेंस का वर्ड नहीं आएगा, टैक्स पेड का वर्ड आएगा। कितना है? 29। ये वर्किंग नंबर 4। उसके बाद है जी इंटरेस्ट पेड। वर्किंग नंबर 5। अब इस सवाल में जरा गौर से देखो, क्या बच्चों आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है? इंटरेस्ट है, गौर से देखो। अगर इंटरेस्ट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया गया तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा वही पेड होगा। इसकी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। तो इस अगर एक्सपेंस मेरा डेबिट हुआ है तो कोई और अकाउंट क्रेडिट हुआ, वो दूसरा अकाउंट कौन सा है? कैश का है। क्या मैं कह सकता हूं कि इसके लिए वर्किंग की जरूरत नहीं है? सीधा सीधा मैं क्या लिख सकता हूं? 21 कहां से आया बच्चों? सवाल में दिया हुआ है, इसके लिए किसी वर्किंग की जरूरत नहीं है। तो जो मेरा आंसर आ जाएगा, क्या मैं कह सकता हूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? क्या ये बात समझ आ गई? नहीं समझ आई? डायरेक्ट मेथड तुमको क्लियर है कि नहीं क्लियर? अच्छा जी बच्चों, अब ये सवाल आपने करना है, अलर्ट, अभी के अभी करना है ना होमवर्क कोई चक्कर ही नहीं, होम वाला मजाक ही नहीं है। होमवर्क वाला 4 महीने हो गए होमवर्क दे देंगे, अब तो एतबार ही उठ गया होमवर्क से। कोई मसला नहीं, जिंदगी वेस्ट हुई पई है, टाइम वेस्ट की लोड पै गई। पहली लाइन कौन सी आएगी बच्चों? कैश रिसीव फ्रॉम
कस्टमर्स या डेटर्स, ऐसी है। अब बच्चों सवाल में सबसे पहले गौर से देखिए, क्या सवाल में आपको रेवेन्यू दिया गया है बच्चों 2006 का के 5 का, दोनों दिए गए हैं, लेकिन आपने यूज कौन सा करना है, 6 का। क्यों? सुनो रिक्वायर्ड क्या है, 2006 की प्रिपेयर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेक्शन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट 31 जुलाई 2006 यूजिंग डायरेक्ट मेथड। मुझे आपने बताना है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर कितना है, ढूंढे जरा डाटा। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर के लिए कौन सी वर्किंग बनानी पड़ेगी, रिसीवेबल ढूंढेंगे सवाल में, पहले रिसीवेबल है नहीं, अकाउंट रिसीवेबल है, कितने कितने हैं, 4 लाख भी है और 450 भी है, ऐसा। लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी है। हाँ जी, अच्छा ठीक है फिलहाल प्रोविजन फॉर बैड डेट छोड़ो, भूलो इसको, ये मैं कल करवाऊंगा। आपको जो मैंने पढ़ाया सिर्फ वो करें। ओपनिंग रिसीवेबल कितने हैं बच्चों, 400 के, क्लोजिंग कितने हैं 450 के, रेवेन्यू कितना है 5000, कितना है जी 3000। तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर कितना निकल आएगा, लिख लो शाबाश। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को छोड़ दो, ये मैं आपको कल समझाऊंगा। 2950, अगर मैं ऊपर लिख लूं रुपीज इन 1000। हाँ जी, क्लियर सबको, 2950। दूसरी वर्किंग कौन सी आएगी, कैश पेड टू सप्लायर, वर्किंग नंबर 2। हाँ जी, क्या बच्चों आपको सवाल में कहीं पे ट्रेड पेएबल नजर आ रहे हैं, 235 हैं और 250 हैं। बच्चों 235 और 250 में जरा गौर से देखो, क्या आपको परचेज भी दी गई है, आपको कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है 2005 वाली कि 6 वाली, दोनों गिवन, दोनों चाहिए आपको, आपको कौन सी चाहिए 6 वाली। लेकिन वो तो बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल है, क्या कॉस्ट ऑफ सेल सीधी सीधी क्रेडिट अकाउंट में जाएगी, क्रेडिट अकाउंट में क्या जाएगा परचेजेस, और परचेजेस सवाल में गिवन नहीं है, सवाल में क्या गिवन है कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला सोचो, ऑपरेटिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन जल्दी नहीं करनी, हो सकता है इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी हो, अभी जल्दी नहीं करनी। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखें। न्यू प्लांट कॉस्टिंग 90,000 वर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, प्लांट विद a carrying amount of 10,000 was sold during the year at a profit of 5,000, tax rate is 40%। ठीक है जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन उसने दी हुई है। अब हमारे पास बच्चों 2 रास्ते, अब उसने क्वेश्चन में नहीं बताया कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में है, नहीं बताया उसने, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि डेप्रिसिएशन सीधे से सवाल में है ही नहीं, डेप्रिसिएशन सवाल में है लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल में है या नहीं, ये हमारे ऊपर छोड़ दिया है। क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सवाल के अंदर मौजूद है? अगर बच्चों हमने कॉस्ट ऑफ सेल में अज्यूम नहीं किया तो फिर हमें अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में अज्यूम करना पड़ेगा, ये आपकी मर्जी है। हम ये नहीं कह सकते
कि भाई इस पूरी कंपनी ने सारा साल चीजें बेची है लेकिन इसकी 1 रुपए की भी डेप्रिसिएशन नहीं है, ये बहुत बड़ी असम्पशन है जो आप गलत ले रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब आपकी मर्जी है, आप कॉस्ट ऑफ सेल में डेप्रिसिएशन अज्यूम ना करें, तो फिर आपको बच्चों कहां पे डेप्रिसिएशन अज्यूम करनी पड़ेगी? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपको अज्यूम करनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ आई? चलो फिर वहां पे देखते हैं। फिलहाल मुझे बताओ जी, कॉस्ट ऑफ सेल है 2000 की, ओपनिंग क्लोजिंग कितना है? 348.5, क्लोजिंग कितना है? 340। तो मुझे बताएं परचेजेस कितनी आएगी? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल 199.5। परचेजेस आ गई जी 199.1.5, ये तो आ गई परचेजेस। ये कहां पे लेके जाएंगे? क्रेडिटर अकाउंट बनाया, उसमें पुट कर दें और मुझे बताएं कैश कितना पे करेंगे क्रेडिटर, इसमें गलती ना हो। 1976.5, ये वर्किंग नंबर 2 आ गई। उसके बाद बच्चों आगे क्या आना है? अदर एक्सपेंसेस पेड। पेड का मतलब क्या है बच्चों? जिसकी पेमेंट हुई है। अब ध्यान से, अब आपको क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन फिर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में अज्यूम करनी पड़ेगी। क्या ये बात सबको समझ आ रही? अब बच्चों ध्यान से, क्या एक्सपेंसेस का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है? ओपनिंग कोई नहीं है लेकिन क्लोजिंग है, कितना है? 15,000। नजर आ रहा है सबको? अच्छा जी 15,000 है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालने हैं, क्या हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल सकते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में गए होंगे, क्या उसने पूरे सवाल में बताया? नहीं बताया, क्यों बताएं? है? नहीं बताया उसने सवाल में, बताया कि नहीं बताया? अगर नहीं बताए बच्चों जरा सोच समझ के जवाब देना। क्या बच्चों सवाल में रेवेन्यू आपको दिया हुआ है? कितना है? 3,000। क्या कॉस्ट ऑफ सेल भी दी गई है? कितनी है? 2,000। क्या ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा? कितना आ जाएगा? यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस आने चाहिए, तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स के आफ्टर टैक्स? इस पे लगेगा टैक्स, तो क्या आ जाएगा बच्चों? जरा सोच समझ के जवाब देना। क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में है? नजर आ रहा है आपको? अब नीचे से ऊपर जाएंगे, पहले क्या निकालेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? अगर टैक्स मिल जाएगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट है, तो क्या चीज मिल जाएगी? ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिल जाएगी। आगे चलते हैं बच्चों। क्या उसने बताया है टैक्स रेट 40% है? अब सो में के जवाब देना बच्चों, ये 40% प्रॉफिट बिफोर टैक्स का लगेगा कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का लगेगा? सोच लो, क्या इस वैल्यू का 40% है कि नीचे वाली वैल्यू का 40%? अगर ऊपर वाली वैल्यू का 40% है तो 390 फिर क्या है? ये 60% है। क्या ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? तो बोलो तो सही। जिस चीज का 40% लगना है, जिस चीज का 40% लगना है, वो चीज खुद क्या होनी चाहिए? 100%। तो उसमें से 40% माइनस होगा तो जो बच गया है वो कितने परसेंट है?
60%। तो बच्चों क्या मैं कह सकता हूं 390 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो 1% आ जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकला है। क्या निकला है? 650। तो जब 650 आ गया बच्चों तो आप बता सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने होंगे। नहीं समझ आई? तो अगर आई कैप ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही ना दे, क्या वो भी निकाले जा सकते हैं? अगर हमारे पास अकल होगी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब बच्चों अब सुनो, क्या आपने अज्यूम किया था कि 2000 के अंदर डेप्रिसिएशन है? अगर 2000 के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं है तो डेफिनेटली फिर किसके अंदर होगी? ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर होगी। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि कॉस्ट ऑफ सेल में भी ना हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी ना हो, सवाल में डेप्रिसिएशन हो ही ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 350 के हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कितने हैं? 350 के। और बच्चों जरा गौर से देखो, क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साल के शुरू में 45 है और साल के अंत पे 50 है। अज्यूम करें कि नीचे कुछ नहीं दिया हुआ, आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या आप देख रहे हैं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में इजाफा हो रहा है? अच्छा जी बताया जरा बच्चों, क्या साल के शुरू में एक्यूमुलेटेड 45 है और एंड पे कितनी है? 50 है। तो मैं कह सकता हूं कि 5000 की डेप्रिसिएशन है। इसमें से अगर मैं निकाल दूं 345 मेरे वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं लेकिन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है। ये 345 कहां चला जाएगा? कैश पेमेंट खोते हो, अन्य हो। ये कौन सा अकाउंट बना रहे हैं आप? एक्सपेंस अकाउंट। ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग कितना है? 15। उसमें कितना चला जाएगा? 345। तो बच्चों कौन सी फिगर निकल आएगी? कैश पेड। तो जरा मुझे बताएं कैश पेड कितना है? 360 या 330? नहीं, आपका आपस में आंसर नहीं मैच कर, हालांकि सारी चीजें मैंने समझाई है। हाँ जी चवल मार ली उनका वेल है। हाँ जी वो बता दो। 330 है, सब एग्री है? 360 वालों को भी क्लियर है? 335। चलो तो बच्चों यहां से क्या आंसर आ जाएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। $643.5। अब यहां पे दो चीजें लेस होनी है, टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड। बच्चों क्या टैक्स एक्सपेंस बता सकते हैं कितना आएगा? 260। क्या ये वो एक्सपेंस है जो पे किया है या वो एक्सपेंस है जो बनता है? प्रॉफिट लॉस में वो एक्सपेंस आता है जो बनता है। अब पे उतना किया है कि नहीं किया ये अलग स्टोरी।
अब बच्चों क्या टैक्स पेएबल की बातें की जा रही है सवाल में? 1500 ओपनिंग है और 2000, अगर मैं वो 3 जीरो उड़ा दूं तो मैं कह सकता हूं कि 1.5 ओपनिंग है और 2.0 क्लोजिंग है। तो जरा वर्किंग करें, 1.5 लिखे ओपनिंग और 2.0 लिखे क्लोजिंग। ये एसेट है कि लायबिलिटी है? क्या लिखा हुआ है? पेएबल। ये लायबिलिटी है। तो बच्चों ओपनिंग 1.5 है, क्लोजिंग 2 है, 260 एक्सपेंस है। अगर ये यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो बच्चों टैक्स पेएबल के अकाउंट में किस साइड पे आ रहा होगा? क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा। क्या ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है? तो क्रेडिट साइड पे लिख के 260 को मुझे बताएं कितना कैश पे किया है। 259.5, ये माइनस होगा। वर्किंग नंबर कौन सी बनती है? 4। अब आखिरी वर्किंग कौन सी रह गई बच्चों? इंटरेस्ट पेड की वर्किंग रह गई है। सवाल में देखो कहीं पे इंटरेस्ट की कोई बात हुई है? सोचो जरा, क्या इंटरेस्ट का ओपनिंग क्लोजिंग बताया उसने? और दूसरी बात यह है बच्चों, आपने पूरा प्रॉफिट लॉस यहाँ पे बनाया है, तो इंटरेस्ट की बात की आपने? कोई बात नहीं की, तो कर्जा है ही नहीं सवाल में, इंटरेस्ट होगा ही नहीं। तो लिहाजा सीधी सी बात है, यहाँ पे इंटरेस्ट पेड की जगह क्या देगा? 0। तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा 384 आ जाएगा। क्या यहां तक की बात समझ आई? इसको अच्छी तरह से बच्चों याद रखना है। आज के लिए आपको इतना ही काफी है। ठीक है जी। ओए सुन लो होमवर्क। आई कैप का स्टडी टैक्स में भी ये सवाल होगा वैसे।